प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए काव्यशास्त्र और साहित्य आलोचना के अंतर्गत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जॉन ड्राइडन का अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, जॉन ड्राइडन काव्य सिद्धांत। काव्य सिद्धांत प्रसिद्ध कवि, नाटककार एवं व्यंग्यकार। प्रसिद्ध कवि नाटककार एवं व्यंग्यकार डॉक्टर जॉन ड्राइडन बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। ठीक, अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार तथा व्यंग्यकार जॉन ड्राइडन बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे, पर आज वह आलोचक के रूप में ही अधिक स्मरण किए जाते हैं। उनके आलोचना सिद्धांत उनकी अपनी कृतियों की भूमिकाओं तथा समर्पण पात्रों के रूप में मिलते हैं। सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचना के क्षेत्र में उनकी देन महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल काव्य प्रयोजन, प्रहसन, कल्पना, अनुकरण आदि से संबद्ध गंभीर और शाश्वत प्रश्नों पर ही अपने विचार प्रकट किए हैं, अपितु पुरातन कवियों की भी समीक्षा की है। उन्होंने एक ओर प्राचीन ग्रीक और रोमी साहित्य पढ़ रखा था, तो दूसरी ओर तत्कालीन यूरोप के साहित्य का शेक्सपियर, जॉनसन, फ्लेचर आदि का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने होरेस आदि की कला सिद्धांतों का भी विशद अध्ययन किया था, पर वह पुराण मित्तेव साधु सर्व के अनुयायी नहीं थे। प्राचीन के प्रति निष्ठा रखते हुए भी नवीन के प्रति आकृष्ट थे। परंपरा उन्हें मान्य थी, पर युग का अनुरोध भी उनके लिए उपेक्षणीय न था। इसलिए उन्होंने कहा था, इट इज नॉट इनफ दैट Aristotle has said so, and if he had seen ours might have changed this mind. ड्राइडन की स्वच्छंद मेधा, स्वतंत्र विचारण शक्ति इस बात को स्वीकार न कर सकी कि कतिपय सिद्धांतों और नियमों के पालन मात्र से उच्च कोटि अचेतन मन से करें कला में लीन हो जाए। उन्होंने फ्रांसीसी आलोचकों के सम्मुख सिर नहीं झुकाया, उनके आदर्शों और सिद्धांतों को अक्षरशः मानने से इनकार कर दिया। काव्य की प्रकृति तथा कलाकृति की कलाकृति का प्रयोजन जैसे गंभीर विषयों पर सूक्ष्म तथा क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए। प्राचीन काव्यशास्त्रियों की आप्तवाणी का विरोध कर यह कहना कि ग्रीक त्रासदी से भिन्न प्रकार की त्रासदी भी लिखी जा सकती है, और कथा वस्तुओं को, जिससे अरस्तु सर्वस्व मानता था, नगण्य घोषित करना उसके साहस और स्वतंत्र मेधा का परिचायक है। यही सब बातें हैं जिसके कारण उन्हें आधुनिक आलंग आलोचना का जनक कहा जाता है। आधुनिक आलोचना का जनक कहा जाता है किसे? ड्राइडन को। ठीक, जॉन ड्राइडन। देयर वाज नो एलिजाबेथन tradition, it descriptive criticism in critical analysis. He was forced to start from scratch. He was the father of English criticism. ठीक, जेर्ग वास्तव द लिटरेरी क्रिश्चियन। ठीक, काव्य प्रयोजन ड्राइडन के समय में काव्य के 3 प्रयोजन माने जाते थे: शिक्षा देना, आनंद लेना और
शिक्षा देना, आनंद लेना और आत्मोल्लास। यद्यपि सीडनी ने कहा था कि काव्य का प्रयोजन आनंदपूर्ण शिक्षा देना है। ठीक, डिलाइटफुल टीचिंग विच इज द एंड ऑफ पोएट्री। तथापि उसका बल आनंद से अधिक शिक्षा पर था। इसके विपरीत ड्राइडन आनंद को प्रधान मानता था। ठीक, ड्राइडन कहते हैं, जॉन ड्राइडन, डिलाइट इज द चीफ इफ नॉट द ओनली एंड ऑफ पोएसी। इंट्रैक्शन कैन बी एडमिटेड बट in the second place for poesis only instruct as delights। वह कवि का कार्य भली भांति अनुकरण करना मानते हैं पर उससे भी अधिक वह कवि की सफलता इस बात में मानते हैं कि वह आत्मा को प्रभावित करे। ठीक, टू अफेक्ट द सोल, और श्रोता के मनोभावों को उद्वेलित करने में समर्थ हो। ठीक, मनोभावों को उद्वेलित करने में समर्थ हो। ठीक, एक्साइटेड द पोजिशंस एंड एबव ऑल द मूड एडमिरेशन। ठीक, एडमिरेशन, अनुकरण और कल्पना। जॉन ड्राइडन के अनुसार काव्य का मानव प्रकृति का मानस चित्र है। जॉन ड्राइडन के अनुसार काव्य मानव प्रकृति का मानस चित्र है। यह चित्र यथार्थ होना चाहिए और यथार्थ का अर्थ है मानव प्रकृति को उसके कार्यों, भावों और भाग्य के परिवर्तन के द्वारा प्रकट करना। उनके मतानुसार कवि अपनी मेधा, प्रतिभा तथा कल्पना शक्ति से मूल्य वस्तु में कुछ ऐसा चमत्कार और सौंदर्य ले आता है कि वह मौलिक प्रतीत होने लगती है। वस्तुतः जॉन ड्राइडन कलाकार को अनुकर्ता मात्र नहीं मानता, वह उसे ऐसा सृष्टा मानता है जिसका उद्देश्य वास्तविक वस्तु से भी अधिक सौंदर्यपूर्ण कृति का निर्माण करना है। वे कहते हैं, द पोएट डज नॉट लिव थिंग्स एज ही फाइंड्स देम बट हैंडलेस देम, हाइडनेस their quality and show critique something that is beautiful and his own। ठीक, जब वह कवि की तुलना बंदूक बनाने वाले और घड़ी बनाने वाले से करता है तो स्पष्ट ही वह मूल वस्तु की अपेक्षा कवि की कल्पना और विवेक पर अधिक बल देता है। ठीक, जिस प्रकार बंदूक या घड़ी बनाने में इस्पात और चांदी महत्वपूर्ण होते हुए भी असली मूल्य के नहीं होते, असली महत्व तो कला चतुराई में निहित होता है। इसी प्रकार सफल कलाकृति के लिए विषय की अपेक्षा कवि की कल्पना शक्ति, उसकी रचना चातुरी और विवेक शक्ति अधिक महत्वपूर्ण होती है। कल्पना और विवेक में भी ड्राइडन कल्पना को अधिक महत्व देता है। ठीक, अधिक महत्व देता है ड्राइडन। जजमेंट इंडीड इज नेसेसरी इन हिम बट इट इज ए fancy that gives the life touches and the great graces to it। ठीक, कल्पना संबंधित विचार। कल्पना के लिए ड्राइडन ने फैंसी शब्द का प्रयोग किया है, पर फैंसी से उसका अभिप्राय वही है जो कालरिज का इमेजिनेशन से है। वह काव्य के लिए कल्पना को आवश्यक मानता है, न कि अद्भुत कल्पना विलास को। वह काव्य में जीवन के यांत्रिक अनुकरण, फोटोग्राफिक प्रत्यंकन को प्रकृति की चोरी कहता है। ठीक, जॉन ड्राइडन कहते हैं, थेफ्ट फ्रॉम नेचर इट इज नॉट लाइफ ट्रांसमिटेड बाय इमेजिनेशन। ठीक, और कलाकार का कर्तव्य मानता है कि वह अपने में अंतर्निहित कल्पना शक्ति, बिंब निर्माण की क्षमता द्वारा सौंदर्य की सृष्टि करे।
ठीक। वह कल्पना शक्ति को ऐसी शक्ति समझता है जो एक तेज शिकारी कुत्ते की तरह स्मृति क्षेत्र पर ऐसे भावों की खोज में दौड़ लगाती है जिसके द्वारा वह अनुभूतियों को अच्छी तरह व्यक्त करे। महाकाव्य एवं ऐतिहासिक काव्य में कल्पना का काम रमणीय चित्रों और कृत्यों, मनोवेगों, अस्थायी भावों और विचारों को प्रस्तुत करना है। इन सब का वर्णन कवि कल्पना द्वारा ऐसी उपयुक्त, सुस्पष्टता और अलंकारिक भाषा में करता है कि अनुपस्थित विषय हमारी आंखों के सामने यथार्थ से भी अधिक सुंदर और पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाता है। उनके अनुसार कल्पना की प्रथम प्रक्रिया द्वारा कवि उपर्युक्त चारों विचारों को, मतलब उपयुक्त विचारों को पाता है, उपयुक्त विचारों को पाता है। दूसरी क्रिया में वह पाए हुए विचारों को विषय के अनुकूल ढालता है। तीसरी जो है क्रिया में वह इन विचारों को उपयुक्त सार्थक शब्दों को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार जॉन ड्राइडन ने कल्पना शक्ति के महत्व को समझा और उसकी आवश्यकता पर समुचित बल दिया थे। काव्य विषय वस्तु, काव्य विषय वस्तु, काव्य विषय वस्तु, काव्य विषय वस्तु। जॉन ड्राइडन का मत है कि काव्य का विषय उपयुक्त होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार उचित न होने से सर्वोत्तम औषधि भी अपना गुण खो बैठती है, उसी प्रकार उपयुक्त विषय का चयन न होने से काव्य निष्प्रभ हो जाता है। केवल विषय ही नहीं, चरित्र भी महान तथा गौरवमय होने चाहिए। यदि विषय साधारण या तुच्छ होगा तो कवि अवश्य ही निम्न धरातल पर गिर पड़ेगा और उदात्त कृति का निर्माण नहीं कर पाएगा। साथ ही वह यह भी आवश्यक मानता है कि विषय वस्तु का चयन करने में वह युग की रुचि और पाठकों के मानसिक स्तर का भी ध्यान रखे, क्योंकि ऐसा न करने पर वह अपने युग की जनता को आनंद प्रदान न कर सकेगा, जो उसका प्रमुख कर्तव्य है। इस प्रकार जॉन ड्राइडन काव्य के संबंध में 5 बातें कहते हैं जो निम्नलिखित है। देखिए, पहला बात जो है उनके द्वारा कहा गया वो है काव्य का संबंध मानव प्रकृति से है। ठीक। दूसरा, यह मानव प्रकृति का मानस चित्र है। ठीक, मतलब काव्य मानव प्रकृति का मानस चित्र है। यह चित्र यथार्थ होना चाहिए। ठीक, इस चित्र में सप्रमाणता होनी चाहिए, सप्रमाणता होनी चाहिए। काव्य का लक्ष्य आनंद और शिक्षा देना होता है। ठीक, क्या होती है? हास्य रचना और प्रहसन का भेद, हास्य रचना और प्रहसन का भेद। ठीक, परफेस टू एन इवनिंग्स लव में निम्न श्रेणी के होते हैं। उसमें ऐसी वृत्तियां, योजनाएं और ऐसे साहसपूर्ण कृत्य प्रदर्शित किए जाते हैं जो दिन प्रतिदिन के जीवन में पाए जाते हैं। उसके चरित्र और कर्तव्य स्वाभाविक होते हैं। इसके विपरीत प्रहसन में बनावटी वृत्तियां और अप्राकृतिक घटनाएं होती है। हास्य रचना हमारे सामने मानव स्वभाव की त्रुटियां लाती है। प्रहसन ऐसी वस्तु से हमारा मनोरंजन करता है जो अरूप होती है। हास्य रचना ऐसे लोगों को हंसी दिलाती है जो मनुष्य की मूर्खताओं और उसके भ्रष्टाचारों पर निर्णय दे सकते हैं। प्रहसन ऐसे लोगों को हंसी दिलाता है जिसमें निर्णयात्मक शक्ति नहीं होती है, जो असंभव तथा काल्पनिक दृश्यों के प्रदर्शन से भी खुश होते हैं। हास्य रचना और प्रहसन में एक अंतर यह भी है कि हास्य रचना अवधारणा और उच्छृंखल कल्पना दोनों पर क्रियाशील होती है, जबकि प्रहसन केवल उच्छृंखल कल्पना पर। हास्य रचना से उत्पन्न हंसी में संतुष्टि होती है, प्रहसन से उत्पन्न हंसी से घृणा अधिक होती है। वह हास्य रचना के लिए काव्यात्मक न्याय अर्थात पोएटिक जस्टिस के काव्यात्मक न्याय के सिद्धांत को आवश्यक नहीं मानता, जबकि करुण रचना के लिए उसको आवश्यक मानता है, क्योंकि हास्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है, शिक्षा देना नहीं। ठीक। भाषा वह विशुद्ध अंग्रेजी के पक्ष में था और उसे पंडिताओं बनाने या विदेशी
शब्दों से भरने के विरुद्ध था। ठीक, वह उसे अपने युग की फ्रांसीसी भाषा की तरह एक रूपता प्रदान करना चाहता था। वह गाडंबर का विरोध करता था और नहीं चाहता था कि तुच्छ विषय को बड़े बड़े गरिमामय शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाए। वह पुनरावृत्ति, अभिव्यक्ति की शिथिलता और अतिशयोक्ति की बहुलता के भी पक्ष में नहीं था। ठीक, नहीं था। और वाग्स्फीति से तो उसे चिढ़ रही थी। वह नहीं चाहता था कि जो अर्थ एक पंक्ति में रखा जा सके उसे 10 पंक्तियों में फैला कर रखा जाए। जो कवि अस्वाभाविक समित शैली के जाल में फंस जाता है वह अविवेकी है, वह उदात्त शैली का समर्थक है। पर उसका मत है कि काव्योत्कर्ष के लिए जिन अलंकारों का प्रयोग किया जाए वे अवसर, विषय वस्तु और पात्रों के अनुरूप हों। जॉन ड्राइडन की देन। ड्राइडन पहला आलोचक है जिसने अंग्रेजी काव्य और साहित्य की महत्ता प्रतिपादित की और फ्रांसीसी तथा ग्रीक साहित्य की त्रुटियां बताकर उनको उनके सही परिप्रेक्ष्य में देखकर अंग्रेजी साहित्य की महत्ता अंग्रेजी जनता के सामने रखी। उसकी आलोचना पाठक तथा लेखक के बीच सेतु का काम करती है। तुलनात्मक और ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में भी उसका कृतित्व स्तुत्य है। ठीक, उसने डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म की नींव डाली। उसके लिखे हुए लूसियन और प्लूटार्क के जीवन चरित और आलोचना का वह अपूर्व सम्मिश्रण मिलता है जो बाद में संतव्य तथा डॉक्टर जॉनसन की आलोचना की विशेष देन है। पहली बार उसने उन प्रभावों का निरूपण किया जिनसे साहित्यिक व्यक्तित्व बनता है। ठीक, फेबल्स के प्राक कथन में उसने लिखा है, मिल्टन स्पेंसर का सच्चा काव्य मैं पुत्र था, क्योंकि हम कवियों की भी जाति, परिवार और वंश परंपरा वैसे ही होती है जैसी लोगों की। स्पष्ट है कि इन पंक्तियों में वह एक कवि से दूसरे कवि पर प्रभाव का चर्चा कर रहा है जो उससे पूर्व किसी आलोचक ने नहीं की थी। ड्राइडन के समकालीन आलोचक कोई परंपरा निर्मित नहीं कर पाए थे। इसी कारण उनकी तुलना में ड्राइडन को इतना महत्व दिया जाता है, पर ड्राइडन ने जो कार्य किया वह अपने आप में भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। साहित्य का उद्देश्य आनंद अधिक है, शिक्षा कम, यह बताकर उसने कलापूर्ण तथा नैतिक काव्य का अंत बताया। उसने साहित्य में सौंदर्य तत्व की महत्ता पर बल दिया तथा साहित्य को अनुकरण न मानकर पुनः सृजन कहा। इस प्रकार काव्य में कल्पना तत्व का महत्व स्वीकार किया। नियम पालन से अधिक प्रतिभा को आवश्यक बताकर भी उसने सही निर्देशन किया। इस प्रकार उसका महत्व अंग्रेजी आलोचना के इतिहास में नगण्य नहीं है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने उसके महत्व को घटाने की चेष्टा की, जैसे जब वाटसन कहता है, हिज अचीवमेंट लीज नॉट इन एनालाइजिंग मच और इन डूइंग इट वेल बट इन प्रूविंग इनएटिमेबल example of showing that literary analysis is possible at all। ठीक, तब उसके वक्तव्य में अर्धसत्य ही है। यह सत्य है कि उसने नए सिद्धांतों के प्रतिष्ठा से अधिक प्राचीन सिद्धांतों में संशोधन किया। उसके सिद्धांत स्वतः नव्य शास्त्रीय है, फिर भी स्वतंत्र आलोचक दृष्टि तथा साहसपूर्ण निष्कर्षों के कारण उसका योगदान अविस्मरणीय है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले विद्वान वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत। विलियम वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदतावादी
काव्य युग के प्रवर्तक कवि हैं थे। ठीक, विलियम वर्ड्सवर्थ स्वतंत्रतावादी काव्य युग के प्रवर्तक कवि थे। स्वभाव से वे आलोचक न थे और न उनका आलोचना करना उनका उद्देश्य था, बल्कि उनका आलोचनात्मक कृतित्व नवशास्त्रवादी समीक्षकों के कठोर प्रहार के विरुद्ध आत्मरक्षा का वह प्रयत्न है, जो आलोचक मान्यताओं के रूप में कलमबद्ध किया गया है। मूलतः और स्वभावतः आलोचक न होने पर भी अंग्रेजी आलोचना शास्त्र में उनकी मान्यताओं का गौरव अक्षुण्ण है। काव्य संबंधित अवधारणा। काव्य संबंधित अवधारणा। काव्य की परिभाषा देते हुए वर्ड्सवर्थ का कथन है, वे कहते हैं पोट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स origin from emotion recollected in tranquility। ठीक, ट्रैंक्विलिटी अर्थात कविता सशक्त भाव उद्गारों का स्वतः प्रसूत उच्छलन है जो मन की शांति अवस्था में मनोभावों के अनुस्मरण से उद्गत होती है। ठीक, यहाँ कवि ने दो विरोधी विचारों बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन और वह भी शांत अवस्था में अनुस्मृत मनोभावों में कोई भेद नहीं किया, अपितु दूसरे विचारों के आधार पर प्रथम को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। काव्य रचना के लिए वर्ड्सवर्थ दोनों स्थितियों को अनिवार्य मानते हैं, क्योंकि यदि स्वतः प्रसूत सशक्त भावोद्गार ही न होंगे तो मन की शांत अवस्था में किसका स्मरण किया जाएगा। अनुस्मरण न करते हुए सहज उच्छलित मनोभावों को मन की आलोड़ित अवस्था में कलमबद्ध करने का प्रयास किया जाता है, तो ये मनोभाव जन सामान्य प्रयुक्त भाषा में किस प्रकार रूपांतरित हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप काव्य सृजन के लिए सशक्त भावनाओं का सहज उच्छलन एवं मन की शांति अवस्था में उसका स्मरण दोनों ही अनिवार्य स्थितियां हैं। वस्तुतः वर्ड्सवर्थ काव्य सृजन प्रक्रिया के 3 स्तर मानते हैं। पहला जो है, प्रथम स्तर पर सशक्त भावोद्गारों का सर्जक के मन में उच्छलित होना। द्वितीय स्तर पर उन भावोद्गारों को मन की शांति अवस्था में स्मरण करना जिससे सजातीय मनोभाव सर्जक के स्मृति पटल पर पुनः विद्यमान हो जाए। तृतीय स्तर पर स्मृति पटल पर विद्यमान इन मनोभावों को जन भाषा अनुरूप शब्दों में बांधना। एक प्रश्न उठता है कि वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा का सैद्धांतिक पक्ष व्यापारिक रूप में आया है अथवा नहीं। उत्तर सकारात्मक है। वर्ड्सवर्थ के साहित्य का श्रेष्ठतम अंश इसी सिद्धांत का व्यवहारिक पक्ष है। उनकी डैफोडिल्स कविता इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। डैफोडिल्स नामक फूलों के सौंदर्य से कवि का संवेदन स्वतः प्रसूत सशक्त भावों में भर जाता है। जब वे एकांत क्षणों में उसका स्मरण करते हैं तो काव्य स्रोत फूट कर बह चलता है, जिसकी परिणति डैफोडिल्स नामक कविता में होती है। काव्य सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ के काव्य सिद्धांत प्रकृति प्रेम पर आधारित है। प्रकृति का चिंतन करते हुए उनकी मनोदशा अपने सर्वोत्तम रूप में अभिव्यक्त प्राप्त करती है। उसने प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों को सामान्य जीवन से पृथक स्वीकार कर काव्य के अंतरंग स्वरूप की प्रतिष्ठा की है। काव्य की कथा वस्तु के स्थान पर वर्ड्सवर्थ ने कवि की अनुभूति पर जोर देते हुए कहा है कि अनुभूति के कारण ही काव्य में मनोभावों और स्थितियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। उसने कला के लिए ही अनुभूति को महत्व दिया। वर्ड्सवर्थ ने कविता को समस्त ज्ञान का प्राण और उत्कृष्ट आत्मा कहा है।
और उसने समस्त ज्ञान का आदि और अंत स्वीकार किया है। वर्ड्सवर्थ ने मानव और प्राकृतिक प्राकृतिक कार्यकलाप मतलब क्रियाकलाप के अंतःस्थल में विद्यमान आनंद को काव्य का नैतिक धर्म पर प्रतिपादित कर संबंधों और प्रेम के आधार पर मानव और प्रकृति के मौलिक मूल्यों की ओर लक्ष्य किया है। काव्य प्रयोजन काव्य प्रयोजन काव्य प्रयोजन वर्ड्सवर्थ की मान्यता है कि कवि जनसामान्य के लिए लिखता है, इसलिए उसे काव्य के माध्यम से उपदेश भी देना चाहिए। उनके शब्दों में मतलब वर्ड्सवर्थ के शब्दों में कहें तो एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश इधर टू बी कंसिडरेड एज अ टीचर और एज नथिंग। इसी से संबद्ध विचार हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि द्विवेदी युग के हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मात्र सूक्त उपदेश ही वर्ड्सवर्थ के काव्य का उद्देश्य था। उसने अनिवार्य से समाहित नैतिक उत्थान से परिपूर्ण काव्य आनंद को काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। ऐसा काव्य आनंद ही मानव की दुर्भावनाओं का परिष्कार करता है, प्राणी मात्र के प्रतिभाव को संवेदनशील बनाता है, प्रकृति और मानव जीवन को अधिकतम मूल्यवान और पूर्ण बनाता है। वर्ड्सवर्थ की मान्यता है कि काव्य जन कल्याण का सशक्त और महान साधन है। उनके विचार में महाकवि का उद्देश्य भी काव्य के माध्यम से जनहित करना है। उनके अनुसार अर्थात वर्ड्सवर्थ कहते हैं the sensual, the affected to add sunshine to delight by making the happy happiness to teach the young and the gracious of every age to see, to think and feel, and therefore to become actively and securely virtuous। अर्थात काव्य का उद्देश्य पीड़ितों को सांत्वना देना, दिवालोक में प्रखर रश्मियों के समावेश की भांति ही भाग्यवानों को अधिक प्रमुदित करना तथा प्रत्येक युग के युग को एवं कृपालुओं को चिंतन मनन एवं संवेदन प्रधान बनाने की शिक्षा देना है, ताकि वे सक्रियता एवं दृढ़ता से सदाचारी बन सकें। इससे वर्ड्सवर्थ प्लेटो से प्रभावित प्रतीत होते हैं। इससे वर्ड्सवर्थ प्लेटो से प्रभावित प्रतीत होते हैं, किंतु जहाँ वे काव्यानंद को शिक्षा का एकमात्र और अनिवार्य साधन मानते हैं, वहाँ वे होरेस से प्रभावित प्रतीत होते हैं। वर्ड्सवर्थ ने काव्य सत्य को विज्ञान सत्य से कहीं अधिक जनहितकारी एवं भव्यतर माना है, क्योंकि विज्ञान सत्य मात्र हमें भौतिक सुख ही प्रदान करता है, जबकि काव्य सत्य मनुष्य से उसके अस्तित्व के अनिवार्य हिस्से की भांति जुड़ा हुआ है। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्ड्सवर्थ की काव्य प्रयोजन संबंधित अवधारणा मतलब धारणा काव्यानंद के माध्यम से मानव जीवन में सत्य शिव सुंदर अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम की अनिवार्य परिणति है। ठीक, काव्य भाषा वर्ड्सवर्थ की मान्यता है कि काव्य भाषा जनसाधारण की भाषा चुना हुआ रूप होने के कारण कभी कभी गौरवान्वित होने की आकांक्षा करने वाले कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा से अधिक स्थायी और दर्शन प्रधान होती है। उन्होंने जनसामान्य के जीवन की भाषा का रूप क्लिष्ट और अस्वाभाविक बनाने वाले नवशास्त्रवादी कवियों के इसी संकीर्ण उद्देश्य पर कड़े प्रहार किए तथा अपने लिरिकल बनाने वाले लिरिकल ब्लैड्स की भूमिका में विस्तार अपनी इस अवधारणा का प्रतिपादन किया।
वर्ड्सवर्थ ने अपनी काव्य भाषा में उन्हीं मुहावरों, सूक्तियों, विरोधालंकारों, पर्यायोक्तियों, विपर्यों तथा अन्य काव्योचित तरीकों का सहारा लिया जो पहले से ही काव्य जगत में बहुप्रचलित तथा साधारण पाठकों के सुपरिचित थे। काव्य भाषा और गद्य भाषा के किसी तात्विक भेद को अस्वीकार करते हुए वर्ड्सवर्थ की धारणा है कि किसी श्रेष्ठ कविता की भाषा का अधिकांश भाग अच्छी गद्य भाषा जैसा ही होता है। किसी कविता के सर्वाधिक आकर्षक और रस प्रधान अंश की भाषा पूर्णतः वैसे ही होती है जैसे उच्च कोटि के गद्य साहित्य की भाषा। उन्होंने लिरिकल ब्लेडस के द्वितीय संस्करण की भूमिका में लिखते हैं। इट मे बी सेल्फी affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition। अर्थात हम निसंकोच यह कह सकते हैं कि गद्य की भाषा और छंदोबद्ध रचना की भाषा में न कोई तात्विक अंतर है न हो सकता है। वर्ड्सवर्थ की प्रबल भाव वेगमयी भाषा नव शास्त्रवादी डॉक्टर जॉनसन की प्लासवर्स ऑफ पिच से न तो बहुत दूर है और न भिन्न। प्रश्न उठता है कि क्या वर्ड्सवर्थ का महान काव्य जन सामान्य की चयनित भाषा के रूप में लिखा गया है, अर्थात क्या वे अपनी भाषागत अवधारणा को अपने काव्य व्यवहारिक रूप दे सकते हैं? वस्तुतः उनकी महान कविताएं जैसे द इमोर्टेलिट ओड जनसाधारण की चयनित भाषा में लिखी गई है, किंतु फिर भी अधिकांश कविताएं जिनमें घटनाओं स्थितियों को जन सामान्य से चुना है जनसाधारण की चयनित भाषा में लिखी गई है। अतः यह कहना संगत नहीं है कि वे अपनी काव्य भाषा संबंधित अवधारणा को काव्य में भी उतार सकते हैं। काव्य शैली वर्ड्सवर्थ ने अपने समय की पूर्ववर्तित काव्य शैली को विकृत, दोषपूर्ण और चैतन्यहीन कहा है तथा अपनी काव्य शैली को स्वाभाविक माना है। उन्होंने आनंद अतिरेक के लिए कविता में लय और छंद का होना आवश्यक बताया है। कविता में छंद नियमित और एक रूप होना चाहिए। वस्तुतः उनकी यह मान्यता है कि लय और छंद में कविता लिखने से वह जनसामान्य की भाषा में लिखी जा सकती है। इसलिए काव्य सृजन की पद्धति के संबंध में उसने लिखा है, कविता उदात्त अनुभूतियों का स्वतः स्फूर्त प्रवाह है। कविता उदात्त अनुभूतियों का स्वतः स्फूर्त प्रवाह है जिसका उद्भव शांति के क्षणों में स्मरण के किए हुए आवेगों से होता है। मूल्यांकन वर्ड्सवर्थ ने प्राचीन सिद्धांतों को प्रतिमान के रूप में स्वीकार न करते हुए नव शास्त्रवाद के प्रकृति के अनुकरण का सिद्धांत ग्रहण किया और उसे एक विशेष सामाजिक मोड़ दिया। उन्होंने कृति की श्रेष्ठता की परख का एकमात्र प्रतिमान रखा, उसकी भावात्मक अपील, और इसी आधार पर उन्होंने कविता का लक्षण प्रस्तुत किया। वर्ड्सवर्थ के काव्य के सामाजिक प्रभाव को भी स्वीकार किया है जिससे मानव समाज प्रेम में बंधकर सुखी होता है। उन्होंने अनुभूतियों की स्वतः स्फूर्ति को काव्य में प्रतिपादित कर काव्य शैली का विरोध और ग्रामीण भाषा का अनुकरण कर समीक्षा संबंधी जो विचार व्यक्त किए हैं वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक, कालरीज का कल्पना सिद्धांत। ठीक, पाश्चात्य विद्वान कालरीज का कल्पना सिद्धांत स्वतंत्रतावादी कवि, दार्शनिक एवं आलोचक तथा सहज प्रतिभा के धनी सैमुअल टेलर कालरीज
का पाश्चात्य काव्य शास्त्र में मूर्धन्य स्थान है। वे अंग्रेजी के श्रेष्ठ आलोचक हैं और उनका स्थान अरस्तु तथा लोनजाइनस के समकक्ष है। कालरिज की कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया को अंग्रेजी समीक्षा का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। रिचर्ड और हर्बर्ट रीड जैसे विद्वान भी समीक्षा के क्षेत्र में कालरिज के महत्वपूर्ण स्थान के विषय में एक मत हैं। आलोचना के संबंध में कालरिज ने स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है और कहा है कि आलोचना का उद्देश्य लेखक के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना अधिक है और उसकी कृतियों पर निर्णय देने के लिए नियम बनाना कम। उनके शब्दों में उनका प्रत्यय टू इस्टैब्लिश द principles of writing rather than to furnish rules how to pass judgment on what has been written by others। ठीक, पहला कल्पना संबंधी सिद्धांत। कालरिज सभी सृजनात्मक कार्यों का श्रेय कल्पना को देते हैं। कल्पना संबंधित उनकी धारा बड़ी व्यापक है और दर्शन प्रधान है। कल्पना की व्याख्या करते हुए कालरिज ने लिखा है कि स्पष्ट रूप से संसार में दो शक्तियां कार्य करती है जो एक दूसरे के संबंध में क्रियाशील और निष्क्रिय होती हैं और कार्य बिना एक मध्यस्थ शक्ति के संभव नहीं है जो एक साथ सक्रिय भी हैं और निष्क्रिय भी हैं। दर्शन भाषा में इस मध्यस्थ शक्ति को कल्पना की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः काल्पना वह शक्ति है जो बहिर् जगत और अंतर जगत का सफल संयोजन करती है और प्रतिबोधन एवं अवबोधन के अंतर को मिटाती है जिससे बुद्धि के सहारे नहीं मिटाया जा सकता। कल्पना पदार्थों और वस्तुओं में चेतना का संचार करती है और उन्हें जीवंत रूप में हमारे सम्मुख पेश करती है। ठीक, कालरिज ने कल्पना के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए इसे दो वर्गों में बांटा है, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना। ठीक, अब प्राथमिक कल्पना देखिए। प्राथमिक कल्पना संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मूल हेतु होने के कारण वस्तुओं का प्राथमिक ज्ञान कराती है। प्राथमिक कल्पना संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मूल हेतु होने के कारण वस्तुओं का प्राथमिक ज्ञान कराती है। इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य को जो कुछ बोध होता है उसे यही शक्ति व्यवस्थित रूप प्रदान करती है। जैसे मनुष्य ने अपनी आँखों की सहायता से किसी वस्तु के आकार अथवा रूप का बोध प्राप्त किया, हाथ से स्पर्श करके उसकी कठोरता अथवा कोमलता का अनुभव किया, नाक से सूंघ कर उसकी गंध प्राप्त की, चेतना है तो कान से उसके स्वर का भान किया, इन विभिन्न बोधों को व्यवस्था देकर उस वस्तु का समग्र ज्ञान कल्पना ही कराती है। इंद्रिय बोध को व्यवस्था देकर वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराने वाली इस शक्ति को कालरिज ने प्राथमिक कल्पना की संज्ञा प्रदान की है। कालरिज के शब्दों में कहें तो कालरिज कहते हैं, द प्राइमरी इमेजिनेशन प्रेजेंट्स टू द माइंड्स इट ओन वर्ल्ड एज एक्सटर्नल टू इटसेल्फ। इस प्रकार प्राथमिक कल्पना मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त कराती है और अव्यय स्थित इंद्रिय बोधों को व्यवस्थित रूप प्रदान करती है। विशिष्ट कल्पना या अनुषंगी कल्पना। विशिष्ट कल्पना प्राथमिक कल्पना का सजग मानवीय प्रयोग है। इसमें इच्छा की सजगता से कार्य होता है, अतः कहा जा सकता है कि विशिष्ट कल्पना प्राथमिक कल्पना का ही विकसित रूप है जिसका प्रयोग सर्जक स्वेच्छा से करता है। दोनों कल्पनाओं में कोई मौलिक भेद नहीं है, मात्र रूप का भेद है, स्तर का अंतर है। विशिष्ट कल्पना एक संयुक्त आत्मिक ऊर्जा है जिसमें मन शक्ति अथवा आत्म शक्ति के अन्य सभी पहलू प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोवेग आदि सभी समाहित हो जाते हैं। डॉक्टर बी प्रसाद
का कथन है। डॉक्टर बी प्रसाद का कथन सत्य है। वे कहते हैं इट मतलब सेकेंडरी इमेजिनेशन के संबंध में, इट इज अ कंपोजिट फैकल्टी ऑफ द सोल कंसिस्टिंग ऑल अदर faculties, perception, intellect with emotion. Will the primary imagination use only the first मतलब perception it employs all, ठीक, all इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म से उद्धृत पंक्ति है। इस प्रकार विशिष्ट कल्पना का कार्य दृश्यमान प्रकृति को अपनी अंतर आत्मा के अनुरूप ढालना है। इस प्रकार विशिष्ट कल्पना नव आकार देने वाली, रूपांतरित करने वाली शक्ति है। ठीक, कल्पना और फैंसी, कल्पना और फैंसी, कल्पना और फैंसी। कालरीज से पूर्व कल्पना और फैंसी अर्थात ललित कल्पना में कोई भेद नहीं माना जाता था। इन शब्दों को प्रायः पर्यायवाची माना जाता था। अंतर केवल इतना था कि कल्पना शब्द का उद्गम लैटिन भाषा से था और फैंसी शब्द का ग्रीक भाषा से। कालरीज ने इस पर्यायवाची प्रवृत्ति का विरोध किया। कालरीज के अनुसार ललित कल्पना अर्थात फैंसी मात्र संकलन और संयोजन करने वाली शक्ति है। इसमें मनमानापन, यांत्रिकता एवं निर्जुतता होती है। कल्पना रचनात्मक एकत्रीकरण, प्रतिभा और सौंदर्य उत्पादक शक्ति है। फैंसी का संबंध केवल मस्तिष्क से होता है, जबकि कल्पना का संबंध आत्मा व मन से होता है। इस प्रकार फैंसी वस्तुतः स्मृति का एक ढंग है जिसमें समय और स्थान का कोई क्रम नहीं है। कल्पना प्रतिभा से संबंधित है जो नैसर्गिक होती है, और फैंसी ललित कल्पना अर्थात ललित कल्पना फैंसी निपुणता से संबंधित है जो अर्जित की जा सकती है। कालिक का फैंसी विषयक दृष्टिकोण है, यही दृष्टिकोण है। कालरीज का फैंसी विषयक यही दृष्टिकोण है। कल्पना और काव्य, कल्पना और काव्य। कल्पना कवि का अनिवार्य गुण है। विशिष्ट कल्पना के क्षणों में वह काव्य की ऊंचाई पर अपने आदर्श के निकटतम पहुंच जाता है। कल्पना का प्रयोग कवि अपने उत्कर्ष के क्षणों में ही कर पाता है, जबकि आत्मा की दैवी शक्ति अपनी प्रकाष्ठा पर होती है। ठीक, कालरीज के अनुसार कल्पना एक समन्वयकारी शक्ति है जो वस्तुओं के विभिन्न पक्षों के एक संलिष्ट अन्यवती के रूप में ढालती है। इसमें काव्य में पुनः सृजन होता है विभिन्न भावों के एकीकरण की। ठीक, विभिन्न भावों के एकीकरण की। कालरीज कल्पना सिद्धांत देते हैं जिसके अंतर्गत प्रक्रिया में विकासवादी गुणों का सामंजस्य एवं संतुलन भी कल्पना ही करती है। वे विषवादी गुण निम्न प्रकार के हैं। देखिए, पहला जो गुण है वो है अत्यधिक क्रम के साथ अत्यधिक भावना। दूसरा है पुरातन एवं परिचित वस्तुओं में नवीनता और ताजगी की भावना। तीसरा है प्रकृति को चिंतन एवं चिंतन को प्रकृति बनाना तथा बाह्य को आंतरिक एवं आंतरिक को बाह्य बनाना। प्रमुख पश्चात चिंतक और उनके सिद्धांत। ठीक, चौथा है सामान्य के साथ अंतर। पांचवा है यथार्थ वस्तु में कल्पना के मेल के साथ सत्य। छठा है निरंतर को क्षण में बदलना। ठीक, उपर्युक्त विश्ववादी गुणों की परिधि में सभी प्रकार की विरोधी बातें आ जाती है जिनकी कल्पना समंजन करती है। ठीक, काव्य संबंधित विचार। कालरीज के अनुसार काव्य रचना का वह प्रकार है जो विज्ञान की कृतियों से इसलिए भिन्न होता है कि उसका तत्काल लक्ष्य सत्य है। जो विज्ञान की कृतियों से इसलिए भिन्न होता है कि उसका आनंद संपूर्ण कृतियों से उत्पन्न होता है तथा वह आनंद कृति के प्रत्येक अवयव के द्वारा प्राप्त संतुष्टि के मेल में होता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया पृष्ठ संख्या 11 पर ऐसा कालरीज ने लिखा है। ठीक, अपनी पुस्तक में इस प्रकार पहला, काव्य का तत्कालिक लक्ष्य आनंद प्रदान करना है काव्य का तत्कालिक लक्ष्य। ठीक, और दूसरा काव्य का आनंद संपूर्ण कृति से मिलता है। तीसरा, काव्य का मुख्य लक्ष्य आनंद है और
लक्ष्य गौड़ है। ठीक, कालरीज ने काव्य और कविता को विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त किया है। उनके अनुसार काव्य शब्द अति व्यापक है, उसके अंदर सभी कलाओं तथा मानव कृतियों का समार हो जाता है। कालरीज ने अच्छी कविता की विशेषता की ओर संकेत भी किया है। समंजित रूप में ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला, कविता की विशेषता। अच्छी कविता सौंदर्य के माध्यम से तत्कालिक आनंद उद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करता है। दूसरा, अच्छी कविता मनुष्य की संपूर्ण आत्मा को सक्रिय और गतिमान बनाती है। तीसरा, अच्छी कविता में बुद्धि और हृदय का समन्वय होता है। चौथा, अच्छी कविता में परिश्रम साध्य विचारावली अभ्यास संभव काव्य शैली और भाव की अंतर्धारा का प्रभाव होना आवश्यक है। अच्छी कविता संपूर्णता, निरंतरता एवं नागरिक ऐक्य के द्वारा सौंदर्य का उत्पादन करती है। ठीक, कला विषयक दृष्टिकोण। कालरीज के अनुसार कला बाह्य प्रकृति की मात्र अभिव्यक्ति ही नहीं वरन कलागत अभिव्यक्ति, प्रकृति की पवित्रता की अभिव्यक्ति है। एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसका की संबंध मानव प्रकृति अथवा आत्मा से होता है। कालरीज का मत है, द एवरी स्पिरिट ऑफ नेचर विच presupposes a bond between nature in the higher sense and the soul of man। ठीक, बायोग्राफिया लिटरेरिया पृष्ठ संख्या 257। अर्थात कला प्रकृति की पवित्रता कला प्रकृति की पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति है। कला प्रकृति की पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति है जिसमें प्रकृति और मानव आत्मा में एक बंधन की अपेक्षा की जाती है। ठीक, महत्व। कालरीज ने दर्शन और काव्य का संबंध स्थापित करते हुए अपने काव्य सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। उनका काव्य समस्याओं के प्रति जो दृष्टिकोण था वह साहित्यिक कम, मनोवैज्ञानिक अधिक है। उनकी कल्पना संबंधित धारणा दर्शनोन्मुख अधिक है। वास्तव में कल्पना को उन्होंने रोमांटिक काव्यधारा के अनुसार ही विश्लेषित किया है। ठीक, वस्तुतः कालरीज एक उच्च कोटि के कवि और गंभीर चिंतक थे। उनकी आलोचना उनके कवि व्यक्तित्व और चिंतक व्यक्तित्व के समन्वित प्रयास की प्रवृत्ति है। जॉर्ज सेंटसबरी उन्हें विश्व के महानतम आलोचकों में एक मानते हैं। वे कहते हैं, ही माइट बी कॉल्ड वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट क्रिटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म पृष्ठ संख्या 316 पर ऐसा वे कहते हैं। किसने? तो जॉर्ज सेंटसबरी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले विद्वान मैथ्यू अर्नाल्ड। आलोचना का स्वरूप और कार्य। मैथ्यू अर्नाल्ड आलोचना का स्वरूप और कार्य। मैथ्यू अर्नाल्ड आलोचना का स्वरूप और कार्य। मैथ्यू अर्नाल्ड महान आधुनिक आलोचक है क्योंकि आधुनिक अंग्रेजी आलोचना का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है। यद्यपि इनका साहित्यिक जीवन काव्य रचना से हुआ है, फिर भी स्वभाव और कर्म दोनों से वे पहले आलोचक हैं, बाद में कवि। ठीक, मैथ्यू अर्नाल्ड का मत है कि साहित्य और उसकी समस्याएं जीवन की समस्याओं से अविच्छिन्न हैं। अतः साहित्य का मूल्यांकन जीवन के संदर्भ में होना चाहिए तथा उसे पूर्ण सांस्कृतिकता के साथ स्थापित करना चाहिए। वस्तुतः कवि की महानता इस बात में है कि उसके साहित्य ने युग की साहित्यिक और सामाजिक आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा किया है। मैथ्यू अर्नाल्ड ने प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार संस्कृति पूर्णता का ही एक दूसरा नाम है। संस्कृति पूर्णता का ही दूसरा नाम है और काव्य संस्कृति का अत्यंतम साधन है।
उन्होंने काव्य में स्वच्छंदतावादी मतलब रोमांटिक मान्यताओं का खंडन किया है और प्राचीन अभिजातवादी सिद्धांतों की पुनः स्थापना पर बल दिया है। यूनान के काव्य शास्त्रियों में अरस्तु उनके आदर्श थे और होमर के महाकाव्य तथा यूनानी कलाकारों के दुखांत नाटक उनके साहित्यिक प्रतिमान के निर्धारक थे। मैथ्यू अर्नाल्ड एक ऐसी सीमा रेखा पर खड़े दिखाई देते हैं जो प्राचीन और नवीनतम तथा परंपरा और आधुनिकता की केंद्र बिंदु है। उन्होंने काव्य में सरलता, स्वाभाविकता आदि अभिजात गुणों का समर्थन किया और उनके प्रयोग काव्य में नहीं आलोचना में भी किया है। काव्य संबंधित विचार। अर्नाल्ड की साहित्य समीक्षा उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक समीक्षा का ही अंग है। अर्नाल्ड अपने साहित्य में नैतिक और आत्मिक मूल्यों के ह्रास के प्रति चिंतित थे। वह मध्यम और निर्धन वर्ग को अराजकता से बचाकर सुसंस्कृति बनाना चाहते थे। इस कार्य के लिए वह काव्य को अत्यंत शक्तिशाली साधन मानते थे। अर्नाल्ड की दृष्टि में काव्य का स्वतंत्र उद्देश्य जहां आदान प्रदान करता है वहीं वह सांस्कृतिक उत्थान का माध्यम भी है। इस दृष्टि से अर्नाल्ड के विचार अरस्तु के समान है। काव्य की भाषा देते हुए अर्नाल्ड ने कहा है, अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर कंडीशंस find for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty। ठीक, अर्थात काव्य जीवन की आलोचना और यह आलोचना काव्य सत्य एवं काव्य सौंदर्य के नियमों द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में होती है। इस प्रकार अर्नाल्ड काव्य और जीवन के वास्तविक अनुभवों में गहन संबंध मानता है। किंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि जीवन के इस वास्तविक अनुभव को काव्य में कैसे व्यक्त किया जाए। अर्नाल्ड का अभिमत है कि यह कार्य अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के समान सिद्ध होता है। जीवन की आलोचना का अर्थ जीवन का ऐसा प्रस्तुतिकरण है जिसमें वस्तु की गहन एवं सार्वभौम महत्ता साकार हो उठती है। आलोचना क्या है? 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 मैथ्यू आर्नाल्ड ने साहित्य के मूल रूप में जीवन की आलोचना माना है। जीवन की आलोचना माना है। आलोचना की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि अ डिजिटेस्ट endeavor to learn and propagate the best that is known and thought in the world, and thus to establish a current of fresh and true ideas। अर्थात समीक्षा संसार में जो भी उत्तम ज्ञान और चिंतन है उसके नियम एवं प्रचार का और इस प्रकार ताजा और सच्चे विचारों के प्रभाव के संस्थापन का निस्संग प्रयास है। आलोचक का प्रधान कार्य रचनात्मक क्रियाशीलता के लिए ऐसा वातावरण निर्माण करना है जिसमें सर्वोत्तम विचारों को मानव तक पहुंचाने की क्षमता रखने वाले साहित्य का निर्माण संभव है। ठीक, मैथ्यू आर्नाल्ड आलोचक का निष्पक्ष होना आवश्यक मानते हैं। ठीक, आलोचक का निष्पक्ष होना आवश्यक मानते हैं। यह भी संभव है जब आलोचक वस्तुओं की व्यवहारिकता से दूर रहते हुए दृढ़तापूर्वक अपने नैसर्गिक नियमों का अनुकरण करता है। वस्तु से लोग अपने विचारों पर कोई गूढ़ राजनीतिक अथवा व्यवहारिक रंग चढ़ा देते हैं, लेकिन आलोचक को इससे कोई लेना देना नहीं है। आलोचक का इतना कार्य है कि जो बातें संसार में सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रसिद्ध है अथवा सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है उन्हें समझना और समझकर उनका प्रचार करना, जिससे वास्तविक और अभिनव विचारों का
प्रचार हो सके, परंतु इस कार्य में निष्पक्षता और योग्यता की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार अर्नाल्ड ने निष्पक्षता शब्द को अपने मन एवं विचारों के अनुरूप अर्थ दिया है, जो युग सापेक्ष है। उसमें असत्य, अर्धसत्य, एकांगी जीवन के अवरोधों से तटस्थ होकर सांस्कृतिक पूर्णता को आधार मानकर किया जाने वाला मूल्यांकन है। उसे पूर्वाग्रह ही समझा जा सकता है। ठीक। समीक्षात्मक शक्ति की प्रमुखता। अर्नाल्ड ने सार्वजनिक शक्ति की अपेक्षा समीक्षात्मक शक्ति को महत्व दिया है, जबकि वर्ड्सवर्थ ने समीक्षा शक्ति को अत्यधिक निम्न कोटि बताया है। लेकिन क्या यह सच है कि समीक्षा वास्तव में हानिकारक और विध्वंसक होती है? क्या यह सही है कि किसी मौलिक रचना की अपेक्षा दूसरों की रचनाओं पर समीक्षा प्रस्तुत करना अधिक प्रशस्त है? यह ठीक है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सृजनात्मक शक्ति मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट व्यापार है, क्योंकि इसमें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन यह कथन भी ठीक नहीं है कि समीक्षा सृजनात्मक शक्ति का कार्य नहीं है। ठीक। मैथ्यू अर्नाल्ड साहित्य की सृष्टि के लिए दो प्रकार की शक्तियों को स्वीकार करते हैं। एक मानव की शक्ति, जिसे सृजनात्मक शक्ति कह सकते हैं। ठीक, मानव शक्ति को। दूसरी समय या क्षण की शक्ति, पावर ऑफ मोमेंट। इसके अभाव में मनुष्य की शक्ति अपर्याप्त रहती है। समीक्षात्मक शक्ति की सहायता से ही कला, दर्शन और इतिहास आदि के द्वारा किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कला का उद्देश्य मैथ्यू अर्नाल्ड को आनंद के चरणों में समर्पित मानता है। मैथ्यू अर्नाल्ड कला को आनंद के चरणों में समर्पित मानता है। उनके अनुसार वास्तविक कला वही है जो परम आनंद की सृष्टि करे। ठीक। कहते हैं द राइट आर्ट इज दैट एलोन विच क्रिएट्स द हाईएस्ट एंजॉयमेंट। ठीक। अतः मानव को कैसे सुखी बनाया जाए, मानव को कैसे सुखी बनाया जाए, इससे गंभीरतर कोई समस्या नहीं है। मैथिली गुप्त के शब्दों में कहें तो केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इसलिए अर्नाल्ड के अनुसार त्रासदी में जिसका उद्देश्य आनंद की सृष्टि करना है, पात्रों को निरंतर कष्ट सहन करते हुए ही नहीं दिखाना चाहिए, अपितु उनमें आपत्ति का प्रतिरोध करते हुए तथा संघर्ष में संलग्न भी दिखाना चाहिए। यदि वेदना की कार्य में परिणित नहीं होगी तो उससे अब पैदा करने वाली विकृति स्थिति उत्पन्न होगी, जो काव्य के लिए उचित नहीं है। इस दृष्टि से मैथ्यू अर्नाल्ड सीलर के विचारों के ऋणी हैं। काव्य में विषय और उसके चयन का महत्व। मैथ्यू अर्नाल्ड की मान्यता है कि कवि को ऐसे उत्कृष्ट विषय का चयन करना चाहिए जो स्वयं में रमणीय हो, जिससे प्रस्तुतिकरण में मानवीय अस्थायी भावों का सशक्त स्पर्श करके पाठकों को प्रेरणा दी जा सके, क्योंकि समस्त महत्व कार्य उसके चयन एवं निर्माण का है। प्रश्न उठता है कि काव्य के शाश्वत विषय क्या है? अर्नाल्ड का मत है कि मानव के कार्य व्यापार, उसका कथन है कि सब कुछ विषय पर निर्भर है। उपयुक्त कार्य चुन लो, उसकी स्थितियों के मूल में निहित भावना से तदात्म स्थापित कर लो। यदि वह हो गया तो अन्य प्रत्येक बात अपने आप हो जाएगी। All depends upon the subject chooses a fighting action. Penetrate yourself with feeling of its situation, its tone, everything else will follow. प्रश्न उठता है कि जब जॉन ड्राइडन ने इनसे 100 वर्ष पूर्व कथानक के महत्व का निषेध कर चरित्र और शैली के महत्व की स्थापना की, तो अर्नाल्ड कथानक को क्यों अतिशय महत्व देते हैं?
उत्तर स्वरूप कहा जा सकता है कि अर्नाल्ड की दृष्टि मात्र काव्य तक सीमित न होकर समकालीन समस्याओं के समाधान के विचार पर आधारित है। इस दिशाहीनता, तनाव, संघर्ष की अवस्था में कवि मानव मूल्यों के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि जो सामाजिक सुधार कविता द्वारा संभव है वह प्रगीत द्वारा नहीं। उसके लिए कार्य व्यापार को अपरिहार्य के रूप में महत्व देना पड़ेगा। ठीक, मैथ्यू अर्नाल्ड कार्य व्यापार द्वारा मानव स्वभाव के शाश्वत भावों और अनुभूतियों को उद्बोधन की घोषणा करते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के निकट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध में मूल रूप से और मूल व्यापार की प्रतिष्ठा करते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि अर्नाल्ड प्राचीन काव्य परंपरा के महत्व पर बल देते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल समकालीन कार्य व्यापारों पर उतना ही बल देकर संतुलन स्थापित करते हैं। अब समस्या यह है कि काव्य का यह विषय किस युग से चुना जाए। अर्नाल्ड का मत है कि कवि मानव की मूल अनुभूतियों को छू सकने वाली वस्तु का चयन कहीं से भी एवं किसी भी युग से कर सकता है, किंतु इसके लिए वर्तमान की अपेक्षा अतीत अधिक उपयुक्त है। ठीक, वे कहते हैं अ ग्रेट ह्यूमन एक्शन ऑफ द 1000 ईयर एगो इज मोर इंटरेस्टिंग टू इट देन अ स्मॉलर ह्यूमन एक्शन ऑफ टुडे। वस्तुतः आर्नाल्ड यह मानते हैं कि समकालीन जीवन से श्रेष्ठ कार्य व्यापार की उपलब्धि संभव नहीं है। उनकी मान्यता है कि समकालीन विघटन और अराजकता भरे युग से उत्कृष्ट कार्य व्यापार प्राप्ति संभव नहीं है, किंतु अर्नाल्ड के उपरांत काव्य कला साहित्य का जो विकास हुआ वह इस बात का प्रमाण है कि समकालीन जीवन से विषय ग्रहण करके भी उत्कृष्ट काव्य का निर्माण संभव है। नाटक के क्षेत्र में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उपन्यास में जोला और नई कविता के विकास में अर्नाल्ड के इस मत को असत्य सिद्ध कर दिया है। काव्य में नैतिकता मैथ्यू आर्नाल्ड काव्य के उद्देश्य में मानवतावादी हैं। वे कला को मानव जीवन के उत्थान का एक साधन मानते हैं। यह उत्थान काव्य में नीति तत्वों के समावेश से भी संभव है। काव्य की संपूर्ण विशेषताओं के माध्यम से नीति तत्व पाठकों का आनंद का आस्वादन कराने के साथ ही नैतिक उत्थान का संदेश भी दे सके। इसी प्रकार का काव्य लोक कल्याणकारी हो सकता है। उनके अनुसार नीति युक्त जीवन की अभिव्यक्ति ही काव्य है। नीति युक्त जीवन की अभिव्यक्ति ही काव्य है। उनका कथन है, मतलब मैथ्यू अर्नाल्ड का कथन है, द बेस्ट पोएट्री विल बी फाउंड टू हैव अ पावर ऑफ फॉर्मिंग एंड डिलाइटिंग अस एज नथिंग इलेज कैन। अर्थात सर्वोत्तम कविता वह है जिसमें हमारे निर्माण और आनंद प्रदान करने की ऐसी शक्ति हो जो अन्य में नहीं हो सकती। अतः अर्नाल्ड की मान्यता के अनुसार जिस काव्य में नीति के विरुद्ध विद्रोह है उसमें जीवन के विरुद्ध विद्रोह है, और जो काव्य नीति के प्रति उदासीन है वह जीवन के प्रति उदासीन है। उनके इस कथन से स्पष्ट है कि वे नीति युक्त जीवन को ही जीवन मानते हैं और काव्य इसी जीवन का प्रतिबिंब है। निष्कर्ष मैथ्यू अर्नाल्ड का समग्र चिंतन और आलोचना संबंधित विचार जीवन में एकांगिकता के स्थान पर पूर्णता एवं संतुलन को स्थापित करने में संलग्न है। इस प्रवृत्ति से उनके चिंतन में दुर्बलता भी प्रविष्ट हुई है, जैसे सर्जना को द्वितीय श्रेणी का साहित्य मानना, समकालीन जीवन की अपेक्षा प्राचीन काव्यों के काव्य सृजन का आधार मानना आदि। इतना होने पर भी अर्नाल्ड का महत्व असंदिग्ध है। मैथ्यू अर्नाल्ड का प्रभाव काफी समय तक पाश्चात्य आलोचना जगत पर छाया रहा, जैसे जॉर्ज ड्राइडन के समय में अरस्तू को प्रमाण माना जाता था, वैसे ही 19वीं सदी में मैथ्यू अर्नाल्ड को माना जाता रहा है। ठीक, अब अगले विद्वान टी.एस. एलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। टी.एस. एलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ठीक,
टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट काव्य, ठीक, टी.एस. एलियट, देखिए टी.एस. एलियट पर हम लोग आ गए हैं। टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। टी.एस. एलियट काव्य की सृष्टा और आलोचना, मतलब हाँ, टी.एस. एलियट काव्य के सृष्टा और आलोचक दोनों ही रूपों में आधुनिक अंग्रेजी साहित्य में विख्यात है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है टी.एस. एलियट को। इनके काव्य और चिंतन में एक रूपता मिलती है। अपने आलोचनात्मक निबंधों में उन्होंने जिन्हें काव्यगत विशेषताओं और सिद्धांतों का उल्लेख किया है, उन्हीं को उन्होंने अपने काव्य में व्यवहारिक रूप में प्रदान किया है। इसी प्रकार उनके इतिहास और संस्कृति संबंधित विचार उनकी कविता और आलोचना से ध्वनित हुए हैं। इलियट ने साहित्य में चले आ रहे स्वतंत्रतावाद के दीर्घकालिक आधिपत्य को अस्वीकार करते हुए क्लासिकल मत का प्रतिपादन किया तथा कला के मूर्त रूप को विशेष महत्व देते हुए कला को कलाकार का आत्म प्रकाशन मात्र मानने वाले सभी सिद्धांतों की विस्तृत आलोचना की। ठीक, क्लासिक क्या है? टी.एस. एलियट ने स्वयं घोषित किया है कि उनका साहित्यिक दृष्टिकोण मूलतः क्लासिकल या अभिजात्यवादी है। अभिजात का अभिप्राय है प्रौढ़ता अर्थात परिपक्वता। अभिजात कृति का अर्थ है हुआ प्रौढ़ या श्रेष्ठ कृति। इलियट का कथन है कि क्लासिक की सृष्टि तभी संभव है जब कि सभ्यता परिपक्व हो, भाषा और साहित्य प्रौढ़ हो और प्रौढ़ मस्तिष्क की रचना हो। इस दृष्टि से साहित्य की प्रौढ़ता का अभिप्राय है तत्कालीन समाज का प्रतिबिंब जिसमें साहित्य का सृजन हुआ है। ठीक, इलियट ने अभिजात साहित्य की रचना के लिए 3 गुणों की आवश्यकता पर बल दिया है: मस्तिष्क की प्रौढ़ता, शील की प्रौढ़ता तथा भाषा की प्रौढ़ता। इन तीनों में समन्वित रूप को ही वे साहित्यिक प्रौढ़ता कहते हैं तथा तीनों की समन्वित शक्ति अभिजात्य साहित्य की दृष्टि करती है। ठीक, इलियट के अनुसार प्रौढ़ मस्तिष्क की प्राप्ति के लिए कवि को सभ्य जातियों के सांस्कृतिक विकास और सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात उसे अतीत का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। शील की प्रौढ़ता से तात्पर्य चरित्र निर्माण से। टी.एस. एलियट कहते हैं, व्हेन द ग्रेट पोएट इज आल्सो ग्रेट क्लासिकल पोएट ही नॉट अ फ्रॉम बट अ लैंग्वेज ऑफ हिज टाइम। अर्थात महाकवि एक विद्या का चरम विकास करता है, जबकि अभिजात कवि न केवल विद्या का वर्ण अपने कला की भाषा का भी चरम विकास पर उसकी संभावना का अंत करता है। ठीक, परंपरा का सिद्धांत। इलियट ने अपने प्रसिद्ध निबंध परंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा में स्पष्ट किया है कि काव्य रचना में परंपरा का प्रमुख स्थान है और कवि की प्रतिभा केवल मध्यस्थ रूप में उसी को काव्य में प्रतिफलित होने से सहायता करती है। उन्होंने कलाकार के लिए जातीय परंपरा और ऐतिहासिक बोध की आवश्यकता पर भी बल दिया है। परंपरा को परिभाषित करते हुए टी.एस. एलियट ने कहा है, ट्रेडिशन इज नॉट solely or even primarily the maintenance of certain dogmatic beliefs. These beliefs have come to take their living from in the course of the formation of tradition. What I mean by tradition involves all these habitual action habits and customs from the most significant religious rites to our conventional way of greeting a stranger, which represent the blood bioship of the same people living in the same place.
ठीक, अर्थात परंपरा पूर्णतः या प्रधानतः भी कुछ मतांध विश्वासों का परीक्षण नहीं है। ये विश्वास परंपरा के निर्माण क्रम में रूप ग्रहण करते हैं। परंपरा से वे सभी क्रियाएं, प्रथाएं, आचार, अभिप्राय है जिसमें महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्यों से लेकर किसी अपरिचित के अभिप्रत है, जिसमें महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्यों से लेकर किसी के अभिवादन की औपचारिक रीति तक सम्मिलित है, और जो एक ही स्थान में रहने वाले समुदाय के लोगों के रक्त संबंध को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार परंपरा का यहाँ व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है। इलियट की दृष्टि में परंपरा संस्कृति का वह अंश है जो अतीत के दाय के रूप में प्राप्त होकर वर्तमान का निर्माण करती है और भविष्य परस्पर संबद्ध है। जहाँ तक वैयक्तिक प्रज्ञा का संबंध है वह परंपरा से निरपेक्ष नहीं है। परंपरा से जुड़कर ही कवि अपनी वैयक्तिक क्षमता को अधिक सरलता से व्यक्त कर सकता है। तुलसी के समान राम की काव्य दीर्घ श्रृंखला थी जिससे उन्होंने बहुत कुछ लिया, किंतु इससे उनके काव्य उत्कर्ष पर कोई आँच नहीं आई। प्रसाद की कमायनी में प्रागैतिहासिक युग से लेकर आधुनिक युग तक की भारतीय मनीषा का उत्तमांश प्रतिफलित है, किंतु फिर भी वह आधुनिक श्रेष्ठ काव्य है। अतः वैयक्तिक प्रज्ञा के प्रस्फुटन में परंपरा श्रेष्ठ है। इलियट के अनुसार कवि के लिए अतीत की चेतना को विकसित या उपलब्ध करना आवश्यक है। इतना ही नहीं, उसे इस चेतना को आजीवन विकसित करते रहना चाहिए, मतलब करते रहना है। ठीक, कला की निर्वैयक्तिकता टीएस इलियट ने आत्मनिष्ठ वैयक्तिक साहित्य के स्थान से वस्तुनिष्ठ अथवा निर्वैयक्तिक साहित्य की प्रतिष्ठा की और काव्य की सार्वभौमिकता का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार कवि के लिए अतीत की चेतना को विकसित करना आवश्यक है, इसे उस चेतना को आजीवन विकसित करते रहना है। कलाकार की प्रगति सतत आत्मोत्सर्ग है जो उसके व्यक्तित्व का सतत पलायन या तिरोधान है। ठीक, टीएस एलियट कहते हैं द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सैक्रिफाइस, अ continual extension of personality। निर्वैयक्तिकता की स्थिति में कला विज्ञान के निकट पहुंच जाती है। ठीक, निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का एक पक्ष है कवि और कविता का संबंध। इलियट ने कवि व्यक्तित्व को एक ऐसे माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें विशिष्ट या विधि संवेदन स्वच्छंदता पूर्वक नए रूपों में संयोजित हो सके। इसके लिए उन्होंने एक उत्प्रेरक का दृष्टांत दिया है, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कक्ष में यदि प्लेटिनम का सूक्ष्म तार रखा जाए तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं। यह परिवर्तन प्लेटिनम के रहने पर ही होता है, किंतु नवीन सल्फ्यूरिक एसिड में न तो प्लेटिनम का चिन्ह दिखाई देता है न प्लेटिनम पर पूर्वोक्त दोनों पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि प्लेटिनम ज्यों का त्यों निष्क्रिय, तटस्थ और अपरिवर्तित रहता है। ठीक, तो कवि का मस्तिष्क प्लेटिनम के तार के समान है। उसके संपर्क से विभिन्न अनुभूतियां, संवेदन या भाव नए नए रूप धारण किया करते हैं, किंतु वह स्वयं उनसे अप्रभावित रहता है। कलाकार जितना कुशल होता है उसके भोक्ता व्यक्ति तथा सृष्टा मन का अंतर उतना ही स्पष्ट होता है। टीएस एलियट कहते हैं द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट द मोर कंप्लीटली इज separate in him will be man who suffers and the minds which creates।
ठीक, अर्थात कवि के स्वानुभूत संवेदना और भावों से काव्य में अभिव्यक्ति संवेदन और भाव सर्वथा भिन्न होते हैं। इसके विपरीत अप्रौढ़ कवि अपने ही भावों को बाड़ी देने का प्रयास करता है, जिससे उसका काव्य घटिया हो जाता है, उसका काव्य घटिया हो जाता है। ठीक, वस्तुनिष्ठ समीकरण या मूर्त विधान, वस्तुनिष्ठ समीकरण या मूर्त विधान। ठीक, कवि की भाव संपदा को भावक के मन में यथावत कैसे उतारा जाए अथवा अमूर्त भाव को भावक तक कैसे पहुंचाया जाए, इस प्रश्न का समाधान करने के लिए इलियट ने मूर्त विधान या वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अमूर्त का संप्रेषण नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में किसी मूर्त वस्तु की सहायता से अमूर्त को संप्रेषित किया जाए। इस दृष्टि से कला के रूप में भाव को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। वस्तुतः समुदाय, परिस्थिति, घटना श्रृंखला का प्रस्तुतिकरण, इससे लेखक और पाठक के मध्य संपर्क स्थापित होता है। लेखक जो कुछ करना चाहता है वह विषय वस्तु का रूप धारण कर लेता है। विषय वस्तु के इसी आकार और स्वरूप के साथ समीक्षा का संबंध रहता है। टी.एस. एलियट लिखते हैं, द ओनली वे ऑफ expressing emotion in the form of arts is by finding an objective correlative, in other words, a set objects, a situation, a chain of events which shall be the formal of that particular emotion, such that when the external facts are given, the emotion is immediately evoked। ठीक, संवेदनाओं मतलब संवेगों और भावों को कला में अभिव्यक्त करने का एकमात्र ढंग है वस्तुनिष्ठ समीकरण की प्राप्ति। दूसरे शब्दों में वस्तुओं और स्थितियों और घटनाओं की श्रृंखला को इस ढंग से संयोजित करना कि वे विशिष्ट संवेगों से संबद्ध होकर अभिव्यक्त हो सके। ठीक, समीक्षा का उद्देश्य। इलियट ने कई प्रकार के आलोचना के उद्देश्य का निरूपण किया है। उनके अनुसार निम्नलिखित लिखित शब्दों द्वारा किसी कलाकृति की व्याख्या और उसका प्रतिपादन समीक्षा है। इसी प्रकार समीक्षा का मूल तत्व है अच्छी कविता के चयन की और बुरी कविता के त्याग की क्षमता। ठीक, वे कहते हैं द rudiment of criticism is the ability to select a good poem and reject a bad poem। ठीक, आलोचना के उद्देश्यों पर इलियट का अभिमत है कि आलोचना की दृष्टि सदा उद्देश्य पर रहनी चाहिए। स्थूल रूप से उसके दो उद्देश्य हैं, कलाकृतियों का विसर्जन और रुचि का परिष्कार। इसके अतिरिक्त साहित्य का बोध और आस्वाद भी उसके उद्देश्य है। निष्कर्षतः इलियट की दृष्टि में आलोचना के निम्नलिखित कार्य हैं। देखिए, पहला, काव्य के स्वरूप का अनुसंधान, साहित्य और जीवंत परंपरा का रक्षण, अच्छे बुरे काव्य का भेद निरूपण, रचनाओं का विसर्जन, रुचि परिष्कार, साहित्य के बोध और आस्वाद का संवर्धन। ठीक, ये 6 जो पॉइंट है टी.एस. एलियट के दृष्टि आलोचना का निष्कर्ष हम कह सकते हैं। ठीक, इलियट की समीक्षा पद्धति। इलियट के प्रभाव के कारण पश्चिम की नई समीक्षा में नई प्रवृत्तियों का आविर्भाव हुआ। इलियट अभिजात वर्ग में पैदा हुआ था, धर्म दर्शन का भी उसने गंभीर अध्ययन किया था। इसका यह परिणाम हुआ कि संवेदनात्मक स्थितियों की अभिव्यक्ति के लिए उसने प्राचीन काव्य भंगिमाओं का सहारा लिया। परंपरा का प्रगति के साथ मेल बैठाने का उसने प्रयत्न किया। अपनी रचनाओं में उसने आधुनिक जगत को निस्सहाय, विश्वसनीय और संस्कृति विहीन चित्रित किया है। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने धर्म का सहारा लिया। साहित्यिक समीक्षा का आधार उसने एक निश्चित नैतिक और धर्म विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण माना है। इलियट ने रोमांसवादी और व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के विरोध में क्लासिसिज्म को अपनाकर उसे एक नया संदर्भ देने का प्रयत्न किया। उसने काव्य सृजन को आत्म अभिव्यक्ति न मानकर मनोभावों का पुनः सृजन कहा है। कविता में व्यक्ति की अभिव्यंजना न मानकर व्यक्तित्व का
तिरोधान स्वीकार किया है। इस प्रकार नाटक को निर्वैयक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ रूप स्वीकार किया गया है। यहाँ कला वस्तु पर अधिक जोर देने के कारण मनोभावों मतलब इमोशन का महत्व कम हो गया है। मैथ्यू अर्नाल्ड की भांति इलियट की आलोचना दृष्टि भी सर्वव्यापक थी। स्पष्ट आंतरिक असंगतियों के कारण इलियट की काव्य संबंधित मान्यताएं स्पष्ट रूप में हमारे सामने न आ सकी, फिर भी संसार उनके प्रभाव से अछूता न रहा। मूल्यांकन ठीक। टी.एस. एलियट आधुनिक युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ कवि हैं बल्कि आलोचनात्मक वृत्ति के समर्थ व्याख्याता भी हैं। उनकी कृतियां व्यवस्था के प्रयोजन से प्रेरित है। इतिहास बोध और परंपरा की धारणाओं के अंतर्गत अतीत के समग्र साहित्य को वर्तमान के लिए और दूसरे देशों के साहित्य को किसी एक देश के लिए सर्वथा सार्थक तथा उपादेय मानना इलियट की प्रमुख देन है। परंपरा की तरह काव्य की निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत उनके लेखन में सर्वत्र व्याप्त है। रोमांटिक भावधारा की अतिवैयक्तिकता के फलस्वरूप उन्होंने अपना यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। वस्तुनिष्ठता भी इसका एक पक्ष है। काव्य और आलोचना दोनों में इलियट निर्वैयक्तिकता एवं वस्तुनिष्ठता के समर्थक हैं। वस्तुतः निर्वैयक्तिकता एवं वस्तुनिष्ठता अभिजातवादी धारणाएं हैं जिन्हें ये साहित्य के लिए हितकर समझते हैं। इलियट सहानुभूति को विशिष्ट अनुभूति मानते हैं। रिचर्ड्स की तरह मान्यता अनुभूति नहीं, पर्याय रूप में काव्य आनंद लौकिक आनंद से विशिष्ट है। इस अंश में इलियट की मान्यता भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यता के निकट है जिसमें काव्य आनंद को अलौकिक माना गया है। निस्संदेह कवि और आलोचक के रूप में इलियट को जो प्रसिद्धि मिली वो अन्य किसी को अपने जीवन काल में नहीं मिली। ठीक, इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया भी है। ठीक, अब हम लोग आ गए हैं I.A. रिचर्ड्स संवेगों का संतुलन पर। ठीक, तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी से साहित्यिक सहृदय पुनः निवेदन करता हूं कि यह वीडियो या रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए किया हूं। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें और I.A. रिचर्ड्स से अगले वीडियो में अध्ययन किया जाएगा। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का आत्मिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।